Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. लिए चलेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मीडिया से बात कर रहे हैं। मैं उसकी मज़म्मत करता हूं और दूसरा उसके बाद जो रिस्पॉन्स आना चाहिए है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोई बड़ी देर की कोई सियालकोट के चेंबर के अंदर बात की है। कोई बात ही नहीं की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। और इसलिए मैं जब ये शुरू में ही हुआ था पैनमा का, तो तभी मैंने कहा था कि नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब पैनमा की लीक हुई जवाब नहीं दे सका तो इसको इस्तीफा देना चाहिए था। और उसकी वजह यह है कि तब से अब तक सिवाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स की गवर्नमेंट, सिवाय इनकी करप्शन छुपाने, सिवाय इसके कि ये जो पैनमा की लीक से इसका डैमेज करने में इनको कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। कोई मुल्क में हर किस्म की माशी तौर पे किसानों का हाल देख लें, यानी जो आज मुल्क के हालात हैं, सिवाय इसके कि इनकी किसी तरह करप्शन बच जाए, इनको कोई मुल्क का जो आज हालात है इनको कोई फिक्र नहीं है। और वो ये जो हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये एक आपके सामने उसकी एक एविडेंस है, मिसाल है कि कोई फिक्र ही नहीं है। बात ही नहीं आप कह रहे कि पाकिस्तानियों की जान गई है। जो आज कंक्लूड हुआ है नवाज शरीफ की, ये 5वीं दफा इनको मौका मिला गया जो आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी बात की नवाज शरीफ के वकील ने। पहले इन्होंने पब्लिक से खिताब किया, फिर इन्होंने पार्लियामेंट के आके नवाज शरीफ ने सफाई पेश की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहला गए, जो पहला बेंच बैठा, दूसरा बेंच बैठा, फिर JIT आई। ये 5 मौके मिले थे कि प्राइम मिनिस्टर सच बता दे। जब इनकी इस वक्त चेयरमैन PTI इमरान खान मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत की इश्तियाल अंगेजी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। आपको अपडेट करें, उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर कोई बात नहीं किया। इमरान खान मौजूद हैं, इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं और ये उनका कहना है कि भारत की इश्तियाल अंगेजी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। वजीर आजम ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर बात नहीं की। हर जगह कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, हर जो बात ये कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते थे। और अब जो फाइनल आई है सामने, आज भी नवाज शरीफ क्या कह रहे, सियालकोट के उसमें जो बार था उसमें क्या कह रहे हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स भी। मैं नवाज शरीफ को कह, नवाज शरीफ आपका कसूर पता है क्या है? आपको पता है कि ये JIT की रिपोर्ट के बाद क्या चीज सामने आई है? पहले समझते थे कि नवाज शरीफ का कोई कारोबार होता है, हम भी समझते थे कि जी बड़े बिजनेसमैन हैं। अब पता चला है कि बिजनेस है क्या, इनकी बिजनेस ही करप्शन है। नवाज शरीफ कहता है ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। ये जो इनकी कंपनीज बनी हुई थी, पता चला है कि ये जो कंपनीज हैं इनमें पैसा नहीं बनता। ये कंपनीज बनाई हुई हैं, एक फ्रंट रखा हुआ है यहां से करप्शन का पैसा रिसाइकल करने के लिए। ये पहले तो इन्होंने शुरू किया इत्तेफाक फाउंड्री के लिए, ये पहले तो इन्होंने शुरू किया इत्तेफाक फाउंड्री से। इत्तेफाक फाउंड्री की आप डिटेल्स देख लें। वो और बात है कि अब वो इसहाक डार के नीचे FBR नए कागजात ना बना दे, क्योंकि अब नए नए कागजात बन जाते हैं। लेकिन जो हमने कागजात देखे हैं वो थोड़ा थोड़ा नफा करती थी जब तक नवाज शरीफ 1985 में चीफ मिनिस्टर नहीं बना। जब से वो चीफ मिनिस्टर बना है
इत्तेफाक फाउंड्री नुकसान करने में चली गई और वो फाउंड्री नुकसान कर रही है और वो बच्चे देती जा रही है, नई फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं। 92-93 तक कोई 28 फैक्ट्रियां बन गई, 30 फैक्ट्रियां बन गई। एक फाउंड्री जो नुकसान कर रही थी, बैंकों से कर्जे लिए, वहां डिफॉल्ट हो गए। इलेक्शन लड़ लिया इन्होंने 2013 में, जब कोई अरबों रुपए का इनका डिफॉल्ट था, दोनों भाई लड़ गया। जब कंपनियां थी इंग्लैंड में और कोई ऑफशोर कंपनीज, वो सारी नुकसान में थी, यानी उनमें पैसा नहीं बन रहा था। कोई $10 मिलियन पाउंड का नुकसान कर रही थी, तो वो उनमें कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा था, लेकिन इनकी जायदादें बढ़ती जा रही थी, बच्चों की प्रॉपर्टीज बढ़ती जा रही थी। वो हसन नवाज 650 करोड़ रुपए के घर में रह रहा है और वो नुकसान कर रही है इनकी सारी जो कंपनीज हैं। इससे क्या चीज साबित होती है? ये हो क्या, अब सब पिक्चर आ गई अवाम के सामने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करो, जिसकी आज नवाज शरीफ कह रहा है कि जी मैं डेवलपमेंट कर रहा था। ये डेवलपमेंट का मुल्क को कितना फायदा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन शरीफ खानदान को बहुत फायदा हुआ इस डेवलपमेंट का। बड़े प्रोजेक्ट्स करो, मोटरवे बनाओ, उसमें से बड़ा खांचा निकालो, वो बाहर कंपनीज में चला जाए। उस येलो कैप स्कीम बड़ा प्रोजेक्ट करो, उसमें से पैसे निकाल के बाहर। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट से पैसे निकालो, बाहर बेटे बैठाए हुए उधर अपने बाहर। इसहाक डार ने 2 बेटे बैठाए हैं वहां दुबई में। ये सारा साइकिलिंग करते रहो, कंपनीज, फ्रंट कंपनीज खोली हुई हैं, यहां से पैसा बाहर भेजते रहो। इनका कारोबार ही करप्शन था। ये कंपनीज बनाई हुई थी, जो बिजनेस है ये एक फसाद था कि ये जी हमारे बहुत बड़े हम बिजनेसमैन हैं। इनकी सारी अब बिजनेसेस, अब जब भी कभी इनकी तफ्तीश होगी, इनकी बाकी बिजनेसेस, इनकी शुगर मिल, चौधरी शुगर मिल, पता चला जी वो भी मनी लॉन्ड्रिंग की एक फ्रंट था। फिर हुदैबा पेपर मिल, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाई हुई थी। ये सारी चीजें अब सामने आ चुकी हैं और नवाज शरीफ से जब पूछते हैं लोग, जी मेरा कसूर ही कोई नहीं है, मैंने कुछ गलती नहीं की। मैं JIT में जाके, मेरे सवाल थे JIT में, नवाज शरीफ आपने जवाब देने थे। जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि JIT सिर्फ बनी थी मजीद आप अपनी सफाई पेश करें, जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं कर सके, वो मौका दिया था इन्हें। तो वो बजाय मौके का फायदा उठाने आज आपके सामने आ गया है कि नवाज शरीफ के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। जो चीजें कहीं झूठ बोली, हम जब सुप्रीम कोर्ट में थे, हमने कहा गल्फ स्टील जो ये कहते हैं कि जिससे सारा पैसा बन के और फिर वो कतरी को दिया और कतरी ने फिर बेटों को भी पैसा दे दिया जो अरबोपति बन गए। अल तौफीक के भी अरबों रुपए के वो कर्जा वापस कर दिया। लंदन फ्लैट्स भी कतरी ने दे दिए। हम तब ही कह रहे थे कि गल्फ स्टील में तो पैसा ही नहीं था, वो तो नुकसान में थी, वो साबित हो गई है। हम कह रहे थे कतरी फ्रॉड है, वो साबित हो गया। हमने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियरी असल मालिका हैं 2 कंपनीज की, जिनकी 4 मेफेयर के महलात हैं, वो भी साबित हो गया। वो वहां की उनकी FIA ने कंफर्म कर दिया है कि ये वाकई असल मालिक हैं। हमने कहा जो इन्होंने ट्रस्ट डीड बनाई थी वो हसन नवाज और मरियम नवाज में, वो फ्रॉडलेंट है, वो भी साबित हो गई। तो अब जब इनके लोगों ने कहा जी ये इमरान नामा है, JIT नहीं है, मतलब उनका कहने का कि जो हम अदालत में कह रहे थे वो सारा साबित हो गया और जो ये कह रहे थे सारा झूठ हो गया। एक चीज इनकी अभी तक सच नहीं निकली। जितनी भी इन्होंने चीजें सामने लाई सारी साबित हो गई हैं कि फ्रॉड थी। अब इनको मौका मिला था, अब आपके सामने है जो कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। मैं अभी भी नवाज शरीफ को कहता हूं आपके पास वक्त है, इस्तीफा दे दें। मुल्क सारा स्टैंड स्टिल पे है। ये जो आप बार बार लोग कहते जी डेवलपमेंट रुक जाएगी, कभी भी मुल्क के इतने बुरे हालात नहीं थे, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं लिया गया, कभी इतना बड़ा डेफिसिट नहीं था। वो भी छुपा रहे हैं, वो भी जो इसहाक डार हैं। दूसरा एक चीज ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन है इसहाक डार। वो सारा ये काम करता था इनके लिए। वो बैठ के सारा जो कि उसका एफिडेविट है और जो जिसके ऊपर बातचीत हो रही है और मजीद कल होगी, जिसमें उसने कहा है कि मैं इनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करता था, जिन जरिए के लोगों के जरिए करता था, उनको इसने अहम ओहदे दे दिया है।
وہ آدمی تھا جو شروع سے ان کا اس کو کہتے ہیں بیگیج مین. یہ ان کے پیسے یہاں سے بلیک کا پیسہ وائٹ کرتا تھا. اس نے ان کو منی لانڈرنگ سکھائی تھی اور اس کو فائنانس منسٹر بنا دیا ہے. جو ابھی بھی فگرز جو ڈیفیسٹ کی فگرز ہے وہ بھی چینج کرتا ہے. بجٹ کے اندر اس کی ہم فگرز وہ نہیں مانتے. اس کا صرف کام ہے جگل رہی. پاکستان کی ایکسپورٹس دیکھ لیں, تاریخ میں کبھی اتنا بڑا ٹریڈ گیپ نہیں ہے. ایکسپورٹس اتنی کم نہیں ہوئی. آپ فسکل ڈیفیسٹ, کسانوں کا حال دیکھ لیں, ایکسپورٹرز کا حال دیکھ لیں. اس وقت پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ تو کبھی اتنے برے تھے ہی نہیں. اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جی میرے راستے میں رکاوٹ آ گئی, میں تو بڑی ترقی کر رہا تھا. ترقی صرف شریف خاندان کے اثاثوں میں ہو رہی تھی. ان کے نئے نئے گھر بن رہے ہیں. ان کی ابھی جس طرح شہباز شریف 3 اور مزید ابھی کافی نہیں ہے, 3 اور شوگر مل لگانے لگا تھا جو کہ ہائی کورٹ نے روکا ہے. کاٹن گروئنگ ایریاز میں جدھر شوگر مل لگا نہیں سکتے, شہباز شریف نے شہباز شریف کے خاندان کو اجازت دے دی, اس جگہ پہ مل لگانے کے لیے اجازت نہیں ہے. اس کو کرپشن نہیں تو اور کیا کہتے ہیں. تو بار بار کہتے جی ہمارا قصور کیا ہے, ہم نے غلطی کیا کی ہے. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں پھر سے کہتا ہوں, جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کا کاروبار ہی کرپشن تھا. یہ تھا ہی سب کچھ کرپشن کا. یہ فیکٹریاں تو فرنٹ تھی صرف کرپشن کے لیے. حدائبہ پیپر مل وغیرہ وغیرہ یہ صرف فرنٹ تھی. میں جو اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو پاکستان کے وکلاء نے سب نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف کے استعفے کو ڈیمانڈ کرنا. لیگل کمیونٹی نے, پاکستان بار کونسل نے, بارز نے, سپریم کورٹ کے, لاہور ہائی کورٹ کے, اور ابھی ہمیں پتہ چلا ہے حیدرآباد کے بھی, جو یہ وکیل کر رہے ہیں. دیکھیں نا, عام لوگوں کو تو شاید کیس میں یہ الجھایا ہوا ہے ادھر ادھر کی باتیں کر کے, لیکن جو وکیل ہیں, جو قانون سمجھتے ہیں, وہ سب اس فیصلے پہ آ گئے ہیں کہ یہ اب ملک کا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. تو میں ان کا ویسے شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موومنٹ میں نکلے ہیں. اس ملک کے اندر یہ جو موومنٹ ہے رول آف لا کی اور کرپشن کے خلاف. اور میں آخر میں الیکشن کمیشن کے متعلق صرف جو آج ہماری کمیٹی تھی ڈاکٹر عارف الوی کی, جو ہماری کمیٹی الیکشن کمیشن میں تھی, ہمارے بڑے سخت ریزرویشنز ہیں. یہ جو ہم نے کوشش کی کہ بیٹھ کے پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس کے اندر ہم اپنی بات کر سکیں کہ اگلا الیکشن ٹھیک ہو. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے جو نمائندے تھے واک آؤٹ کیا انہوں نے. 4 چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ الیکشن ان 4 چیزوں کے بغیر نہ کروایا جائے. نمبر 1, اوورسیز پاکستانیز اس ملک میں 19 سے 20 ارب ڈالر بھیجتے ہیں. وہ پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے. ان کا حق ہے کہ ان کو ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے, ان کو شرکت کرنی چاہیے الیکشن میں. اور ابھی تک نہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے, حالانکہ ہمیں کہا بھی, سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ اس کے اندر دیکھا جائے کہ کیسے یہ ووٹ کر سکتے ہیں. تو ہمیں بڑا سخت ریزرویشن ہے کہ میرے خیال میں اس لیے ان کو شاید خوف ہے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ تحریک انصاف کے لیے شاید ووٹ کر دیں, اس لیے کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا. جبکہ بنیادی رائٹ ہے ان لوگوں کا جو سب سے زیادہ پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. نمبر 2, ہمیں سخت ریزرویشنز ہیں اس الیکشن کمیشن کے اوپر. اس الیکشن کمیشن 22 پارٹیز نے 2013 کے الیکشن میں کہا کہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بیٹھی. جوڈیشل کمیشن نے 40 فائنڈنگ دی کہ یہ ان کو اصلاحات کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کو. اس فائنڈنگز میں ایک یہ تھا کہ 35% فارم 15 مسنگ تھے, 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھا, اور ابھی تک کوئی انہوں نے کسی کو سزا تک نہیں دی. یعنی جو 40 فائنڈنگ کوئی ہمیں پتہ نہیں, کوئی اصلاحات نہیں کی, تو ہمیں کیا کانفیڈنس ہے کہ یہی لوگ پھر الیکشن کروائیں گے. اور جو بائی الیکشنز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ پوچھیں لوگوں سے کہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں ہر جگہ کے لوگ کمپلین, پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, باقی پارٹیز جو ہارتا ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوا. تو کیا ایسی الیکشن کمیشن نہیں ہونی چاہیے جس کو سب کو اعتماد ہو؟ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کو اعتماد ہو,
जो सारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अंपायरों के ऊपर एतमाद होना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं कि बाकी गवर्नमेंट खुश हो, दो पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कमीशन बना ली, बाकी जो जमातें हैं उनको एतमाद ही नहीं है उसके ऊपर। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पीपल्स पार्टी अगर मान भी गया, उनको पंजाब की इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, नून लीग को सिंध की इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऐसी होनी चाहिए, अंपायर ऐसे होने चाहिए कि सारे खिलाड़ियों को जो भी मैच खेलने जा रहा है उसको एतमाद हो उसके ऊपर। तो हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ऐसी इलेक्शन कमीशन बनाए जिसको सबको कॉन्फिडेंस हो। तीसरी चीज, हमें बड़ा खदशा है कि लास्ट टाइम जो पंजाब के अंदर खास तौर पे हमें हुआ कि इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बनाई जिसके ऊपर जब बात इलेक्शन हो गया तो खुद नजम सेठी ने कहा कि इलेक्शन से 9 दिन पहले सारी अथॉरिटी मेरे से चली गई थी मॉडल टाउन यानी कि शरीफ बरादरान के पास। तो अगर केयर टेकर का तो मतलब ही है कि वो न्यूट्रल केयर टेकर हो। अगर वो सारी अथॉरिटी वहां चली गई थी और सारी ब्यूरोक्रेसी उनसे सुन रही थी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है। लिहाजा हम समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट चूज करने के लिए जो इलेक्शन करवाए सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। सिर्फ ये ना हो कि आपस में मुकाओ दो पार्टीज करें, सारी पार्टीज ऑन बोर्ड हो। बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। और फाइनली जी आखिरी कि हम ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए। ये कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इससे वेरीफाई हो जाएगा। ये जो ठप्पे लगाते हैं मैंने बल्कि ट्वीट भी किया कि लोग ठप्पे लगा रहे हैं पोलिंग बूथ में बैठ के। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो, इसमें से ये चीज़ चली जाएगी। हम ये 4 चीज़ें डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन करवाने से पहले 4 चीज़ें करें। हाँ सर, ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स ना हुई तो इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये नहीं कहा। हमने कहा हम डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए। एक मिनट सर, मैं मतलब पूरा मैं फिर से कह दूं, 2013 के इलेक्शन में 22 जमातों ने कहा इलेक्शन में धांधली हुई है, यानी सारों ने कहा। हम ये कह रहे हैं कि ये पहली इलेक्शन इस तरह की करवाई जाए कि इलेक्शन से पहले सब मुतमईन हो जाएं रूल्स ऑफ द गेम अंपायरों के ऊपर। ये अभी तक 1970 के अलावा कोई इलेक्शन भी नहीं हुई जो मुतनाज़ा नहीं हुई। और हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन पहले से तैयारी करके जाए, बाद में कोई शोर ना मचाए के धांधली हुई है। साहब आपने कहा कि वक्ती अगर फौरी इलेक्शन हो जाते हैं तो हम तैयार हैं, तो फौरी तौर पे तो ये रिफॉर्म्स नहीं होंगी और इलेक्शन होंगे तो फिर क्यों नहीं? ये जो मैं आपको कह रहा हूँ 4, ये बड़े आसानी से कोई करना चाहे ये 4 पॉइंट्स कितना मुश्किल है करने के। कमेटी 2 साल से ये बताएं कि आपकी इन तमाम बातों के बावजूद हुकूमत या शरीफ फैमिली टस नहीं हो रही और कोई भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। और ये बताएं कि नून लीग के कितने लोगों ने आपके साथ अभी तक रब्ता किया है? नून लीग के कितने लोगों ने, वो मैं अब उनको पर्दा ही रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन ये आपने कहा जी कि इनको शरीफ ख़ानदान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो सारी ये याद रखें जी कि ये जमहूरियत जो होती है ना, ये जमहूरियत में इखलाकी कुव्वत सब कुछ होती है। डिक्टेटरशिप में जिस्मानी कुव्वत होती है, बंदूकों की कुव्वत होती है। इसलिए सारी जमहूरियत के अंदर जो जेन्युइन डेमोक्रेसीज हैं, जब कोई इखलाकी कुव्वत खो बैठता है वो रिजाइन कर देता है। अब डेविड कैमरन को क्या जरूरत पड़ी थी रिजाइन करने की? वो लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीता था इलेक्शन बरतानिया में, लेकिन क्योंकि वो रेफरेंडम, अगर रेफरेंडम हार गया उसको रिजाइन तो नहीं करना चाहिए था। उसने कहा मैं इखलाकी कुव्वत खो बैठा हूँ। अब हम ये नवाज शरीफ को कैसे बताएं? मेरे ख्याल में उसको मतलब ही नहीं पता इखलाकी कुव्वत क्या होती है, क्योंकि उसने सारा डिक्टेटर की गोद में पला हुआ, उसको सिर्फ डंडे की कुव्वत पता है कि वो डिक्टेटर से भी ज्यादा जुल्म करता है। जो ये इंतकामी कार्रवाई करते हैं ये किसी डिक्टेटर ने की, इसलिए इनको समझ नहीं है कि ये इखलाकी कुव्वत खो बैठा है। इसमें पब्लिक के अंदर जो मैं चैलेंज करता हूं कि नवाज शरीफ पब्लिक में जरा निकल जाए ना, उसको गो नवाज गो आप देखें, क्योंकि वो पब्लिक लोग तंग आ गए इससे। बच्चे को पता चल गया है कि झूठ पे झूठ सारा खानदान बोल रहा है। जब आपके झूठ पकड़े जाए इखलाकी कुव्वत खत्म हो जाती है।
सियासी पार्टी अपोजिशन के अब सब कह रहे हैं कि इस्तीफा दें, लेकिन आप लोग एक साथ नहीं कर सकते। उनका ये कहना है, जब लोग उनसे बात करते हैं बगैर कैबिनेट यही कह रहे हैं कि तरीके साहब अपना मैंडेट मतलब अपना क्रेडिट देना चाहती हैं, और जब हम बात करते हैं एक पॉइंट पे तो वो आगे चले जाते हैं। एक साथ खान साहब, आसिफ जरदारी भी इस्तीफे की डिमांड कर रहा है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से, और आप भी, क्या नया कोई सियासी अलायंस बनाने की जरूरत है? आप क्या समझते हैं? देखिए जी, इस वक्त तो आप सारे पाकिस्तानियों से पूछे वो डिमांड कर रहे हैं इस्तीफे की, तो इसका ये तो एक नेशनल डिमांड आ गई है अब, और इसके अलावा इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। अगर ये नहीं करेंगे, अगर ये इस्तीफा नहीं देगा नवाज शरीफ, तो आखिर में बुरी तरह जाना पड़ेगा। जाना तो अब इसने है, ये तो आप समझ जाएं कि ये नवाज शरीफ अब बच सकता ही नहीं है। एक मिनट, बच क्यों नहीं सकता? फिर से, जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, पब्लिक ऑफिस, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी पता चल जाए जो आपने डिक्लेयर नहीं की, आपके ऊपर ओनस होता है बताने के लिए कि वो किधर से पैसा आया। सिंपल चीज़ ये सबके लिए कानून है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स। अब नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी बताना, वो नहीं बता सके, जो बताया वो झूठ निकला है। इसलिए या ये खुद इस्तीफा देंगे और या फिर उनको निकाला जाएगा। बताइएगा, जितनी जद्दोजहद रही है उसने जितना डैमेज किया है मुल्क को, वो एक अलग है। उनका अपना एक वफाकी वजीर चौधरी निसार जितना डैमेज कर रहा है अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने रवैये से, उनके बारे में आपकी सियासी नज़रिया क्या कहती है? क्या वो वाकई अलग होने जा रहे हैं मुल्क से, या वो एक तरह स्टैंड ले चुके हैं कि वज़ीर-ए-आज़म गलत है, उनके मुल्क की कह चुके हैं जो सिचुएशन हो रही है, जो होने जा रही है? देखिए मेरी अर्ज से, देखें, इस वक्त सिवाय वो लोग जो जिनके ज़मीर खरीदे हुए हैं, पैसा दिया हुआ है जिनको, क्योंकि ये सारे इनका कोई नज़रिए पे नहीं है, जो इनका टीवी पे आके बोल रहा है उसकी शक्ल से आपको पता चल रहा है कि सबको पता है कि पकड़े गए हैं, सबको पता है कि करप्शन में पकड़े गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़े गए हैं, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में पकड़े गए हैं, टैक्स इवेजन में पकड़े गए हैं, सबको पता ही है। अब और तो चलें छोड़े, वो दुबई के बाद क्या रह जाता है कि आप एक दुबई के अंदर आपने डिक्लेयर ही नहीं की थी, चेयरमैन है, वो भी जो कंपनी FZE जो कंपनी है, आप उसके मार्केटिंग मैनेजर बन के पैसे ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर होके, तो सबको पता है कि ये पकड़ा गया। लेकिन जो बोल रहे हैं, या इन्होंने करप्शन का पैसा खाया हुआ है, या उनको डर है कि उसके बाद इनकी बारी आ जाएगी, और या वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको टुकड़े दिए जा रहे हैं। मैं मान ही नहीं सकता, मैं मीडिया के अंदर भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सारी पाकिस्तान कौम देख रही है, सबको पता है इस वक्त कौन अपने ज़मीर के मुताबिक चल रहा है और कौन रकम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं उसके साथ चल रहा है। ये इनकी अपनी पार्टी के अंदर भी है, इनकी अपनी पार्टी के अंदर अब ऐसे लोग हैं जो अब इसे डिस्टेंस कर रहे हैं, और वो लोग आपके सामने हैं जिनको पता है कि इन्होंने नवाज शरीफ के साथ डूब जाना है, वो बोल रहे हैं। अच्छा खान साहब, आबिद शेर अली कल पंजाब के वजीर ने इस्तीफा दे दिया जी। अच्छा खान साहब, आबिद शेर अली जो है वो रोजाना आप पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। उन्होंने आपको कल भी और आज भी करप्शन की पैदावार करार दिया। आपके मरहूम वालिद से मुताबिक ना तो आप तरदीद कर रहे हैं और ना ही कोई आपका पार्टी तर्जुमान जो है वो इल्जामात का जवाब दे रहा है, क्या वजह है? मुझे ये बताएं, एक मिनट, मुझे ये बताएं कि इससे किसी ने पूछा है कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्विस में कब थे? इसको किसी को पता है? किसी ने इससे पूछा है? मेरे वालिद साहब, मैं आप सबके सामने क्लियर कर दूं, मेरे वालिद साहब 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप पे गए इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में, तब अंग्रेज़ों का राज था, और उस स्कॉलरशिप के साथ था 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस पे काम करना था। ये वहाँ से वापस आए, तब तक पाकिस्तान बन गया था। 3 साल इन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम किया, ये छोड़ना चाहते थे, उसमें तो इंजीनियर्स नहीं थे, 3 साल और काम किया। 1958 में वो छोड़ गए थे और उन्होंने अपनी रिपब्लिक इंजीनियर खोल रही थी। मुझे कोई बता दे कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यानी कोई आपके पास होगा, यही तो पता बता दे वो गवर्नमेंट सर्विस में थे कब। जी जी जी, पहली दफा है कि अपने घर से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम तो पहले आप दफ्तर में करते थे या घर में करते थे, तो एक तो ये कि जो ट्रैफिक जाम हुई मोहल्ले वाले जो शायद आप उसकी
کے حوالے سے اور دوسرا کیا یہ آپ کی پولیٹیکل کیمپین کا سٹارٹ ہے؟ یہ آپ کے یہ صحافیوں کے لیے یہاں کی ہے کیونکہ کمپلین کرتے تھے اوپر کی جگہ نہیں تھی، چھاؤں نہیں تھی، کچھ کر لیں گے. ہاں لیکن میں اب بیلنس کرنا نا، وہ اس کا بھی کر لیں گے، پارکنگ بھی کر لیں گے. جی سپریم کورٹ کے اندر مکمل کیے پرائم منسٹر کی طرف سے دو چیزیں بڑی واضح ججز کے ریمارکس کے اندر آئی کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے یا ہم نے نیب کے اندر کیس بھیجنا ہے. اگر نیب کے اندر کیس بھیج دیا جاتا ہے ہم پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. دونوں بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر نے تو ڈسکوالیفائی ہونا ہے اور پرائم منسٹر نے اب جدے نہیں جانا، اڈیالہ جانا ہے. یہ سب کو پتہ چل گیا ہے. جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں ان کے پاس سوائے اڈیالہ کی اب دوسرا راستہ ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ میں پی کہتا ہوں کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالیں، سارے خاندان کو ای سی ایل پہ ڈالیں. جو چیزیں سامنے آئی ہیں اب کیا چیز رہ گئی ہے؟ اب دیکھتے ہیں عدالت میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو چیزیں سامنے آ گئی ہیں اگر یہ پھر بھاگ گئے تو اس کا مطلب یہاں تو کوئی پکڑا ہی نہیں جائے گا. اگر انہوں نے بھاگ جانا ہے، اگر ان کو اجازت دے دی بھاگنے کی اور ای سی ایل پہ نہ ڈالا، مجھے یہ بتائیں کہ ہزاروں لاکھوں کے چوری پہ ہمارے جیل بھرے ہوئے ہیں پاکستان میں غریب لوگوں کے، تو وہ بیچارے ہزاروں اور لاکھوں کی چوری پہ جیلوں میں پڑے ہیں. یہاں اربوں کی چوری ہے. اربوں چھوڑیں، ابھی تو یہ پتہ ہے، یہ تو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے. ابھی آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ ان کی باقی کتنی چوری ہے باہر. اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو والیوم 10 ابھی جو چھپایا، ابھی انہوں نے اوپن نہیں کیا، اس میں سے اگر چیزیں نکلے پتہ نہیں کتنی اور چوری ہے. تو اگر یہ بڑے بڑوں کے لیے ایک قانون ہے، وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے چور بے روزگاری میں کوئی کرتا بھی ہے، چھوٹی سی چوری وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. میرے خیال میں ان کو ای سی ایل میں ڈالنا چاہیے سب کو. پشاور کے ایک نجی اسکول میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جو پرنسپل تھا وہ بچوں کے ساتھ اس کی زیادتی کی ویڈیوز آئی، بلیک میل کا طرح. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک تو کیا اس پہ ایکشن لیا پروونشل گورنمنٹ نے، اور زیادہ تر چونکہ پرائیویٹ اسکول ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ باقی اسکولوں میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی؟ اس وقت انشور کرنے کے لیے آپ کیا؟ دیکھیں مجھے تو اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن جو جرم ہوتا ہے اگر آپ اس جرم کے اوپر ایکشن نہیں لیتے تو وہ بڑھ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ میں ابھی پتہ بھی چلا لوں گا کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. خان صاحب آخری سوال یہ ہے، خان صاحب کے پی میں آپ کی گورنمنٹ دو سال سے یہ چل رہا ہے، یہ کمیشن، یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ جو الیکٹرل ریفارم کمیٹی ہے یہ 2 سال سے مل رہی ہے. اور یہ آخر میں آ کے اب پتہ چلا ہے الیکشنز آ رہے ہیں، اور جو مین یہ جو 4 میں نے آپ کو باتیں کہی ہیں اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہے، اس لیے واک آؤٹ کیا. عمران خان میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. نواز شریف عوام میں نکلیں گے تو اندازہ ہوگا کہ سارا پاکستان ان سے استعفیٰ چاہتا ہے. وزیر اعظم نے اب جدہ نہیں اڈیالہ جانا ہے.